अली फर्स्ट ईयर क्लास के आगे बच्चों ठीक है। आज भी हम लोग स्टार्ट करें, जैसे कि आपको बताया गया था कि ऑनलाइन आप लोगों के साथ हम कोई डिस्कशंस करेंगे और उसके मुताबिक जनाब आज हम वैसे तो हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 3, उससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, बट वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम करेंगे। आज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 4 एंड इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 के हवाले से अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें तीन चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। फर्स्ट इज वर्क, सेकंड वन पावर और थर्ड वन बच्चों आपके पास है एनर्जी। तो ये चैप्टर बुनियादी तौर पर इन तीन फिजिक्स की रिलेटेड टर्म्स को डिस्क्राइब करता है और इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेना को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने। फर्स्ट टर्म इज वर्क, सेकंड टर्म इज एनर्जी एंड थर्ड टर्म इज पावर। इन्हीं तीनों को हमने ओवरऑल डिबेट करना है ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा हम लोग आज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अबाउट वर्क डन। जी, वर्क के हवाले से भाई आप लोग जानते हैं दो टर्म्स आपके पास हैं, एक है जी लिटरेरी मीनिंग ऑफ वर्क और दूसरा आपके पास होता है साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क और फिजिक्स के अंदर वर्क किसे आप कहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि अगर आप लिटरेचर के हवाले से देखें तो आप इस वक्त बैठे हुए हैं और बैठ कर जनाब ना फॉर एग्जांपल फिजिक्स का लेक्चर सुन रहे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं। तो अगर लिटरेरी टर्म्स में देखा जाए तो यू आर परफॉर्मिंग वर्क, आप काम कर रहे हो। लोग कहेंगे जी, आप अपने अम्मी अबू को कहोगे बेटा मामा हमने आज इतना काम कर लिया। लो जी, काम क्या किया है? साइंस की जुबान में यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। वर्क साइंस की जुबान में कुछ और होता है और लिटरेचर की जुबान में जब भी आपके पास आप इसको वर्क को किसी और सेंस में लेते हो। हम यहाँ पर लिटरेरी मीनिंग ऑफ वर्क को नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम फिजिक्स के हवाले से बात करेंगे कि वर्क डन होता क्या। बुनियादी तौर पर बच्चों आपके पास वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं कि ये होती है जी डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है भाई? डॉट प्रोडक्ट। आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पार्ट 1 के अंदर बच्चों ये डिस्कस किया हुआ है कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह की प्रोडक्ट को आप नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, या इसको आप नाम देते हो बेटा डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क हमेशा क्या होती है बेटा? डॉट प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास आएगा वर्क एंड वर्क इज नाउ अ स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, उनकी प्रोडक्ट लेना और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह की प्रोडक्ट को बेटा आप कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क की डेफिनेशन बनी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है जी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड एज वर्क। यानी आपने जब वर्क डिटरमिन करना है साइंस की जुबान में, फिजिक्स की जुबान में, तो आप अकेले बेटा यहाँ पर काम करना या लिखना पढ़ना इसको वर्क नहीं लोगे, बल्कि वर्क दो इन साइंटिफिक टर्म्स आपके पास है, एक है फोर्स और दूसरी आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। इन दो वेक्टर्स की जब डॉट प्रोडक्ट ली जाए उससे जो आंसर जनरेट होता है उसको साइंस की जुबान में हम क्या कहते हैं जी? वर्क डन कहते हैं। सो W इज इक्वल टू F डॉट D। तो भाई ये दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा वर्क एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले तो एक एमसीक्यूज ये भी जनरेट हो गया भाई कि वर्क इज अ डैश क्वांटिटी। वर्क आपके पास क्या होगा भाई? स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ही एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आती है। अच्छा, मजीद आपके पास क्या है जी कि आपने ये भी पढ़ा हुआ कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली जाए, ए डॉट बी किया जाए, तो ए डॉट बी का आंसर होता है हमेशा ए बी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर आपके पास दो वेक्टर और आ जाए सी डॉट डी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सी डी कॉस ऑफ थीटा। यानी थीटा क्या होता है? उन दो वेक्टर्स के दरमियानी एंगल को आप कहते हैं और दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके साथ में कॉस ऑफ एंगल लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो W का रिजल्ट बच्चों आपके पास आएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू व्हाट? एफ डी कॉस ऑफ थीटा आपके पास है। अब इसके साथ एक और एमसीक्यू जनरेट हुआ कि वर्क का यूनिट क्या होगा।
यूनिट के हवाले से बेटा देखें, cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, सो cos थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आपने पढ़ा हुआ cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस भी बेटा आपके पास यूनिट होता है इसका मीटर, हाइपोटेन्यूज का यूनिट भी मीटर, मीटर और मीटर कैंसिल आउट, सो cos थीटा का ओवरऑल कोई यूनिट नहीं है। अब हम देखेंगे कि वर्क का यूनिट वही है जो इन दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का यूनिट है। फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, सो वर्क का यूनिट आपके पास क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। ये एमसीक्यूज के लिए एक और पॉइंट आ गया। एक और बात अगर आप इसको ही रिलेट करना चाहें कि वर्क का आपके पास बेस यूनिट की फॉर्म में अगर आप वर्क का यूनिट निकालना चाहें, मीटर तो होता है बेस यूनिट बट न्यूटन इज नॉट अ बेस यूनिट। अगर ये बेस यूनिट नहीं है तो न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? न्यूटन की जगह बच्चों आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास मीटर, मल्टीप्लाई करोगे सो वर्क का बेस यूनिट की टर्म में यूनिट बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क का सेकंड यूनिट आपके पास क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और वर्क का फर्स्ट यूनिट जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर इज आल्सो टर्म्ड एज जूल इन केस ऑफ वर्क, इन केस ऑफ एनर्जी, बट इन जनरल इसका बेसिक एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क का न्यूटन मीटर आपके पास होता है। एमसीक्यूज के अंदर आ गया था एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज डैश, तो जूल करेक्ट ऑप्शन नहीं है बल्कि न्यूटन मीटर इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फर्दर मोर आप कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट द यूनिट ऑफ वर्क इज डैश, तो आपका क्या आंसर आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक और बात यहाँ पर इसी से रिलेटेड अगर डिस्कस कर लें तो वर्क की डायमेंशन क्या बनेगी, आप कहते हैं जी वर्क की डायमेंशन आपके पास होगी केजी की जगह क्या आ जाएगा जी, आप जानते हैं कि किलोग्राम में डायमेंशनली अगर उसको लिखें तो कैपिटल एम के साथ शो करते हैं, मीटर को अगर डायमेंशनली लिखें तो एल के साथ शो किया जाता है। अब उसका स्क्वायर है तो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड की जगह आपके पास टी और टी की पावर क्या आ जाएगी, -2। सो भाई आपके पास डायमेंशन ऑफ वर्क इज m l स्क्वायर t पावर -2। ये आ गई जी वर्क की डेफिनेशन और वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म, उसका यूनिट एसआई यूनिट और साथ में क्या आ गई बेटा उसकी डायमेंशन। ये सारे एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉइंट है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाते हैं, वर्क के हवाले से बेटा मुख्तलिफ केसेस की बात करते हैं। अब हम बात करें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसकी बात करें भी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेट अस सपोज आप किसी बॉडी को मूव करवा रहे हो और उस पर मुसलसल एक जितनी फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब उस केस में हमने क्या करना है, उसका वर्क डन, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के 2-3 केसेस हमने डिस्कस करने। मैं यही फॉर्मूला रीराइट कर रहा हूं, W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। हम बच्चों यहाँ पर थीटा पर 2-3 चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं। पहली बात, लेट अस सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर इंस्टेंस दिस वन, जिसका मास है m के बराबर। आप इसको जनाब पीछे से धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आपने इस पर फोर्स लगाई लाइक दिस और इसकी वजह से ये डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स द राइट, मूवमेंट हुई इसके अंदर टुवर्ड्स द राइट। ऑब्जर्व करें, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट। दो चीजें अगर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल हमेशा होता है भाई 0 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होता है एंगल, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 है तो भाई वर्क किसकी इक्वल आएगा जी, रिजल्ट बताइएगा भाई, W इज इक्वल टू FD cos ऑफ 0, cos ऑफ 0। अब यहाँ पर मैथ के सुपर जीनियस लोग बैठे हुए, अब आप कहते हैं जी कि यहाँ पर FD cos 0 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है? नहीं 1 नहीं आता, बल्कि वही टर्म आती है। W किसकी इक्वल आ गया बेटा आपके पास, F इंटू D। ये कहलाता है जी आपका मैक्सिमम वर्क, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वर्क।
तो वर्क भाई मैक्सिमम होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, इनके दरमियान एंगल अगर 0 डिग्री के बराबर हो तो आपके पास वर्क क्या होता है मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क किसकी इक्वल होती है F मल्टीप्लाई बाय D। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ गया व्हाट इज मेंट बाय मैक्सिमम वर्क, तो आप उसका आंसर लिखेंगे इफ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर और इफ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट then work done will be maximum because theta equal to 0 according to mathematical relation W equal to this, और ये करके आप रिजल्ट लिखेंगे वर्क की वैल्यू क्या है भैया आपका मैक्सिमम वर्क है। अच्छा एक और केस हम लोग ले लेते हैं, लेट अस सपोज आपके पास थीटा किसके बराबर है भाई 90 डिग्री के बराबर जी। आप एग्जांपल ले बेटा, आपके पास लेट अस सपोज यहां पर मेरे पास एक इस तरह का ग्लास है, ग्लास को मैं यहां से उठाकर ऐसे मूव कर रहा हूं। अच्छा अब ऑब्जर्व करें कि ग्लास पर मैं फोर्स लगा रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, और मूवमेंट किधर को हो रही है बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट मूवमेंट हो रही है, तो हम कहते हैं कि फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो इन दो चीजों के दरमियान एंगल हमेशा ही किसकी इक्वल होता है 90 डिग्री के बराबर। सो यू विल से दैट कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट they are acting perpendicular to each other, or you will write it as force and displacement both are acting perpendicular to each other, mean to say के दरमियान एंगल आ गया किसके बराबर 90। अच्छा अगर वर्क आपके पास एंगल 90 के बराबर हो तो वर्क किसकी इक्वल होगा जी बच्चों W इक्वल टू फॉर्मूला फिर वही W किसके बराबर है FD cos ऑफ थीटा। आपने यहां पर FD cos ऑफ थीटा की जगह क्या पुट कर देना भी 90 डिग्री, cos 90 अगेन मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि cos 90 होता है भी 0 के बराबर, तो वर्क आएगा भी 0 वर्क, इसको हम मिनिमम वर्क भी कहते हैं। तो वर्क मिनिमम कब होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। लेट अस सपोज जी आप गए फॉर एग्जांपल आप में से कोई बच्चा लेट अस सपोज उसके पेरेंट्स आए कहीं फॉरेन से रिटर्न हुए, आप जनाब पहुंचे वहां पर एयरपोर्ट पर जाकर आपके पापा आए, उन्होंने जनाब बहुत सारे टच के सामान वाला लेकर आए बाइक से, तो आप जनाब वहां पर कैरियर था, कुली था, कोई पर्सन था जिसको आपने हेल्प के लिए बुलाया कि भाई आप हमारा सामान उठाकर गाड़ी तक पहुंचाए। उसने जनाब सामान सर के ऊपर रखा और उठाकर जनाब चलने लगा। अच्छा जब ये गाड़ी के करीब पहुंचा तो आप के पास आकर उसने सामान रखा जनाब, उसने आपको कहा कि भाई लेडी मैंने आपका काम कर दी है, अब मुझे पैसे दे। आप फिजिक्स वाले बड़े तेज होते हैं, आप कहते हैं भाई आपको मैंने 1 रुपया भी नहीं देना क्योंकि आपने तो हमारा काम ही नहीं किया। वो कहेगा नहीं जी काम तो किया मैंने, आपका सामान उठाकर वहां से इधर लेकर आया। तो आप बड़े स्मार्टली कह सकते हैं कि भाई जब आपने सामान अपने सर पर रखा था तो फोर्स किधर लगा रहे थे अपवर्ड, मूव किधर कर रहे थे फॉरवर्ड, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री के बराबर। एंगल अगर 90 हो तो वर्क किसके बराबर होता है 0 लो जी पैसे बच गए सर। तो इस तरह से हम फिजिक्स को यूज करके किफायत भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों आगे आपके पास है, ये तो हो गया वर्क आपके पास सेकंड केस। एक वर्क डन का एक थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अब ये कैसे मुमकिन है कि थीटा 180 डिग्री हो। ऑब्जर्व करें कि मसलन आपने एक पेंसिल को यहाँ पर ऐसे ऊपर आपने फेंका है, बोर्ड मार्कर को अपवर्ड थ्रो किया। अच्छा जब ये ऊपर मूव कर रहे तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, लेकिन जमीन इससे क्या कर रही है अपनी तरफ नीचे खींच रही है, तो फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों चीजों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा बेटा, जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनके दरमियान एंगल हमेशा होता है जी 180 डिग्री। कितना एंगल होता है भाई 180 डिग्री। अगर एंगल 180 है तो अब वर्क की वैल्यू अगर बच्चों आप निकालें तो W किसकी इक्वल आएगा अगेन FD cos ऑफ थीटा। थीटा की जगह बच्चों आप क्या पुट करोगे 180 डिग्री, cos 180 होता है जी -1, किसके बराबर होता है भी -1। सो आंसर किसकी इक्वल आ गया W इज इक्वल टू -FD।
वर्क डन का रिजल्ट पॉजिटिव में नहीं आ रहा बल्कि नेगेटिव में आ रहा है, सो यू विल से दैट कि वर्क डन कहलाता है आपका बेटा नेगेटिव वर्क। क्या कहलाता है जी आपका नेगेटिव वर्क। एक रूल याद रखिएगा कि अगर एंगल थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान, 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री से कम, क्योंकि 90 पे तो आंसर 0 के बराबर आ गया, हम पहले बात कर चुके हैं, 90 डिग्री तक आप कहते हैं बेटा कि यहां पर वर्क होता है पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो फिर वर्क डन क्या होता है बेटे आपका नेगेटिव वर्क। इस वर्क को आप कहते हैं क्या जी नेगेटिव वर्क कहते हैं। ये है जी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये आज का लेक्चर था, मैं क्विकली इसका रिव्यू दे रहा हूं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया किसको बेटा वर्क को। हमने कहा कि लिटरेरी मीनिंग में वर्क और होता है, फिजिक्स की जुबान में वर्क डिफरेंट है। लिटरेरी मीनिंग में बैठे सिर्फ आपके पास ऑफिस वर्क करने से भी वर्क ही होता है, लेकिन साइंस की जुबान में वर्क तब होता है जब बॉडी पर डिस्प्लेस फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस भी हो, तब आपके पास क्या होता है बच्चों वर्क डन होता है। फिर हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन हमने की डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड एज वर्क। मैथमेटिकल फॉर्म W इक्वल टू F डॉट D, F D cos थीटा के बराबर। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसको जॉल भी कहते हैं, और इसका जो बेस यूनिट की फॉर्म में यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t -2। ये सारे एमसीक्यूज थे। फिर हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कहा, फॉर्मूला वही यूज किया W इक्वल टू F D cos थीटा। अगर एक जैसी फोर्स लग रही है तो उस केस में हमने कहा कि पहला केस हमने लिया जी कि इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन होता है जी आपका मैक्सिमम वर्क। फिर हमने बात की कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या होता है आपका मिनिमम वर्क या जीरो वर्क होता है। और अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो तो इसमें वर्क डन क्या कहलाता है बेटे आपका नेगेटिव वर्क कहलाता है। ये था जी आज का लेसन। इसमें अब कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप कमेंट्स कर आप इसके हवाले से जरूर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।